हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग MPS 004 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए करके ही जाने हैं, नो मैटर व्हाट। ऑलराइट, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 आपसे पूछ रहा है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कंपेयर द वेस्टर्न एंड सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन राइट्स। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस पूछ रहा है। अलग अलग भी आ सकते हैं क्वेश्चन और ऐसे सेम होके भी आ सकते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। बेसिकली ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है वो बेसिक राइट्स जो हर इंसान को सिर्फ इंसान होने की वजह से मिलते हैं। सिंपल। चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, जेंडर का हो, सबको इक्वली मिलते हैं ये। ठीक है। जैसे कि क्या राइट्स होते हैं? राइट टू लाइफ, फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये सब ह्यूमन राइट्स हैं। ठीक है। ये हमें इंसान होने की वजह से ये राइट्स मिलते हैं। ओके। अब इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, चेंज कैसे हुए हैं, ये अगर हम देखें तो 3 जनरेशन ऑफ राइट्स के नाम से इसे लिखा जाता है। ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है फर्स्ट जनरेशन राइट्स। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है ज़्यादा फेमस हुए थे। और इनका मेन फोकस क्या था? इनका मेन फोकस था फ्रीडम के ऊपर। ठीक है। इस जनरेशन में राइट्स आए थे, वो थे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू वोट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में ना आपको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मतलब गवर्नमेंट तुम्हारी फ्रीडम को अननेसेसरली रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, इन राइट्स के बारे में बात करी गई थी फर्स्ट जनरेशन राइट्स में। ठीक है। फिर आए सेकेंड जनरेशन राइट्स। अब सिर्फ फ्रीडम से काम नहीं चलने वाला था, तो इसलिए लोगों को एजुकेशन भी चाहिए थी, हेल्थ केयर भी, एम्प्लॉयमेंट भी, हाउसिंग भी। इसीलिए आपके इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आए। तो ये राइट्स मोस्टली वेलफेयर स्टेट और सोशलिस्ट आइडिया से इंस्पायर हुए थे। और यहाँ पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट का रोल बढ़ गया था क्योंकि गवर्नमेंट को एक्टिवली हेल्प करनी पड़ रही थी। ऑलराइट। इसके बाद आपके आए थर्ड जनरेशन राइट्स। अब दुनिया और ज़्यादा कनेक्टेड हो गई, LPG वगैरह आ गया, तो क्लाइमेट चेंज, पीस, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट, ये सारे नए नए इश्यूज आने लग गए थे। तो थर्ड जनरेशन राइट्स में ये सब इंक्लूड करा गया था, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पीस, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। ये सिर्फ जो है इंडिविजुअल के राइट्स नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी और कंट्री के राइट्स में आते थे। ठीक है। तो ये 3 जनरेशन ऑफ राइट्स याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। देखो, 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ये ह्यूमन राइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स आए थे। सबसे पहले ये आया था, इसके बाद आया था एक तो ICCPR। ठीक है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। एग्जाम में बहुत बार मेंशन आते हैं इन दोनों का, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। और फिर आया था ICESCR। ठीक है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये कुछ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली थी हमारे ह्यूमन राइट्स को। इसके बाद वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, तो देखो, वेस्टर्न या फिर लिबरल पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं? वेस्टर्न को हम लिबरल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज कहती हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल, एक इंसान, मतलब हर इंसान की फ्रीडम प्रोटेक्ट होनी चाहिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्री इलेक्शंस, ये सब होना चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट का रोल जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। गवर्नमेंट को अननेसेसरली इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक सिंगल इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट को उसमें नहीं घुसना चाहिए। ओके। फिर आता है आपका सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन राइट्स। अब देखो, सोशलिस्ट थिंकर क्या बोलते थे? वो कहते हैं कि सिर्फ फ्रीडम से कुछ नहीं होगा। अगर किसी के पास खाना ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो फ्रीडम का क्या फ़ायदा? क्योंकि देखो, अगर आप वो फ्रीडम ऑफ एजुकेशन वो दे रहे हैं, ठीक है, या फिर राइट टू लाइफ दे रहे हैं, तो अगर स्कूल ही नहीं है तो आपको एजुकेशन मिलेगा कैसे? वो राइट टू लाइफ तो आपको दे रहे हैं, बट अगर पैसे कमाने का जरिया ही नहीं है तो उसका क्या करोगे आप, है ना? तो सोशलिस्ट अप्रोच कहती है कि सबसे पहले इकोनॉमिक इक्वालिटी आती है, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी, ये सब मिले लोगों को, मतलब गवर्नमेंट का रोल एक्टिव होना चाहिए। ऑलराइट।
अब इसमें एक और आता है, देखो, एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। ये आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि पेपर में आ सकता है। हर कंट्री की नहीं हर, हमें पता है हर कंट्री का जो है कल्चर अलग होता है, सब कुछ डिफरेंट चीजें फॉलो करते हैं। इसलिए ह्यूमन राइट्स को भी उस कंट्री के कल्चर और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग समझना चाहिए। ये कम्युनिटी और डेवलपमेंट दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए ये होते हैं एशियन थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। इन्होंने बेसिकली कल्चरल रिलेटिविज्म पे बात करी थी कि देखो हर कंट्री का कल्चर अलग है, वे ऑफ लाइफ अलग है, तो हर कंट्री के राइट्स, इंडिविजुअल के राइट्स डिफरेंट होने चाहिए, तो इन्होंने इस पे बात करी थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में इंडिविजुअल की बात हो रही है, सोशलिस्ट में इकोनॉमी की क्वालिटी, और वेस्टर्न में गवर्नमेंट का कम इंटरफेयर है, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का एक्टिव रोल है। वेस्टर्न में बेसिकली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात हुई है, और सोशलिस्ट में इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स की। ऑलराइट, इजी था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर, वेट, क्वेश्चन 4 देख लिया हमने। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एथनिसिटी एंड एग्जामिन द नेचर ऑफ एथनिक मूवमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एथनिसिटी पे क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि एथनिसिटी होता क्या है। देखो, एथनिसिटी मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जिनके बीच कुछ कॉमन चीजें होती हैं, जैसे कि सेम लैंग्वेज हो गया, सेम रिलीजन हो गया, सेम कल्चर हो गया, सेम हिस्ट्री हो गया। तो बेसिकली कॉमन एंसेस्टर्स होने का बिलीफ है। कॉमन कोई भी चीज, वो चीज एक कॉमन जो है शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। इसी वजह से उनमें एक बिलोंगिंगनेस का फीलिंग जो है डेवलप होता है, और इसी को हम लोग एथनिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो कि इंडिया में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं जिनकी लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो एथनिक एक वी फीलिंग होती है। ऑलराइट, इसमें हमें पॉल ब्रास का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने एथनिसिटी पे बहुत कुछ कहा था। देखो, पॉल ब्रास कहते हैं कि एथनिसिटी कोई फिक्स्ड चीज नहीं होती, ठीक है। कई बार पॉलिटिकल लीडर्स भी एथनिक आइडेंटिटी को यूज करते हैं अपने पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने के लिए। मतलब कि एथनिसिटी सिर्फ कल्चर नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स में भी यूज होता है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई भी ग्रुप का, कोई पर्टिकुलर ग्रुप का अगर कोई इंसान खड़ा हो जाता है इलेक्शन में, तो वो उस चीज पे, अपनी एथनिसिटी पे ही वोट मांगते हैं। तो ये चीज, ओके। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें एथनिसिटी के, तो बहुत ईजी है। कॉमन कल्चर होता है। देखो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, प्रॉपर एक एथनिसिटी ले लेते हैं, ठीक है। कोई कास्ट ले लो, बनिए ले लो, जैसे कि हिंदू में होते हैं, ठीक है। तो देखो, इनका कॉमन कल्चर होता है, कस्टम ट्रेडिशन सेम होते हैं, शादी के रिचुअल्स वगैरह, कॉमन लैंग्वेज होती है इनकी, है ना। क्योंकि हमें पता है लैंग्वेज भी आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोगों में नेचुरली जो है यूनिटी आ जाती है, जैसे बनिए बनिए भाई हो जाते हैं, वैसे करके, ठीक है। शेयर्ड सिंबल्स एंड ट्रेडिशन, देखो ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सारी सेम होती हैं इनकी। कॉमन एंसेस्ट्री, कई एथनिक ग्रुप बिलीव करते हैं कि उनके एंसेस्टर्स कॉमन थे, चाहे कोई हिस्टोरिकल प्रूफ ना हो, बट ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। कलेक्टिव आइडेंटिटी, लोग खुद को एक ही कम्युनिटी का मेंबर मानते हैं, और इसी फीलिंग को जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, नेचर ऑफ एथनिक मूवमेंट्स, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, क्या होते हैं एथनिक मूवमेंट्स। देखो, जब कोई एथनिक ग्रुप अपने राइट्स, अपनी लैंग्वेज या अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट करता है, तो उसे हम एथनिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इस एथनिक मूवमेंट का नेचर कैसे डिसाइड होता है। सबसे पहला होता है आइडेंटिटी असर्शन, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। लोग चाहते हैं कि उनकी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए, तो इसके बेसिस पर एथनिक मूवमेंट्स होते हैं। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, कई एथनिक ग्रुप्स अलग कंट्री नहीं मांगते, बस अपने एरिया में ज़्यादा पावर चाहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग ऑटोनॉमी। मतलब अपने रीजन का जो है डिसीजन वगैरह वो खुद लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर आता है सक्सेशनिस्ट टेंडेंसी। देखो, कभी कभी सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि एथनिक ग्रुप अलग कंट्री ही बनाना चाहते हैं, तो इसी हम टेंडेंसी को सक्सेशन कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अलग से भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, एथनिक ग्रुप इलेक्शंस भी लड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, गवर्नमेंट से नेगोशिएशन भी करते हैं, तो ये सब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। कल्चरल रिवाइवलिज्म, कई मूवमेंट्स का ऑब्जेक्टिव अपनी कल्चर को बचाना होता है, तो इसके बेसिस पर। यूज ऑफ वायलेंस, देखो मोस्टली एथनिक मूवमेंट जो है पीसफुल होते हैं, कभी कभी कुछ मूवमेंट जो है वायलेंस में चेंज हो जाते हैं, तो फिर वहां पे आर्म्ड रेजिस्टेंस, इस सब का आपको यूज करना पड़ता है, ओके। इजी था, एथनिसिटी बहुत इजी टॉपिक है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। What do you understand by human development? Discuss its core areas of concern and trends in developing countries.
सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। देखो, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अगर किसी कंट्री की ना इनकम या जीडीपी बढ़ रही है तो वो डेवलप्ड हो गई। किसी भी कंट्री, जैसे हमारी, देखो हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए थे, थर्ड लार्जेस्ट बन गए थे, तो हमें लगा कि अरे इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, हम तो बहुत आगे हो गए। बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट ये सब नहीं देखता, ये पैसा जीडीपी नहीं होता ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की लाइफ को बेटर बनाना, कि लोग कितने लाइफ बेटर, लोगों को जॉब मिल रही है या नहीं, एजुकेशन मिल पा रही है या नहीं, अच्छा खाना खा पा रहे हैं या नहीं, उनका इनकम लेवल बढ़ा है या नहीं, अच्छी जगह रह पा रहे हैं या नहीं। ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, लोग हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, अच्छी इनकम हो, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकें, ये सब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स भी हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आ जाता है महबूब उल हक। ओके, महबूब उल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया था, HDI, वेरी इंपॉर्टेंट, 1990 में। ठीक है, HDI बताता है कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ से मेजर होता है। ओके, इसके बाद अमर्त्य सेन आई थी, उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया था, और इनका कहना था डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने की। ओके, तो ये दो थिंकर्स आपको अच्छे से याद रखने, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन। ओके, अब हम देखते हैं, देखो HDI किन चीजों को मेजर करता है, क्या क्या चीजें मेजर होती है HDI में। सबसे पहले आती है हेल्थ। ठीक है, यानी कि लोग कितनी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। बेसिकली इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है मेजर की जाती है, कितने उम्र तक वो लोग जीते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका एजुकेशन, लोगों का स्टैंडर्ड, मतलब कि लोगों कितने एजुकेटेड हैं, स्कूलिंग और एजुकेशन को देखा जाता है, कौन 12th पास है, 10th पास कितने हैं, ग्रेजुएशन कितने ने करी है, ये सब। ठीक है, इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखो, इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बेसिकली आता है कि सिर्फ इनकम बढ़ना इनफ नहीं है, इनकम सब लोगों तक इक्वली पहुंचनी भी चाहिए। मतलब डेवलपमेंट जो है इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि लोगों को अगर पैसा बढ़ रहा है, उनके पास इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनका घर बेटर होगा, खाने के लिए चीजें बेटर होंगी, तो ये सब भी डिपेंडेंट होता है HDI में। ठीक है, फिर आता है एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन। देखो, एम्पावरमेंट का मतलब होता है लोग अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकें, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलराइट, तो ये चार चीजें हैं जो आपको HDI में याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं डेवलपिंग कंट्रीज के, पॉजिटिव चेंजेस क्या आ रहे हैं HDI में। देखो, पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूवमेंट हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लिटरेसी रेट बढ़ा है, स्कूल और हॉस्पिटल इंप्रूव हुए हैं, पॉवर्टी भी कई कंट्री में इंप्रूव हुई है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो हमें देखने को मिली है। चैलेंजेस भी बहुत आए हैं, इनइक्वालिटी अभी भी है, रिच और पुअर का गैप बढ़ रहा है अभी भी, जेंडर इनइक्वालिटी भी है, विमेन और मेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, रीजनल डिफरेंसेस भी हैं, सिटीज ज़्यादा डेवलप्ड हैं, विलेजेस नहीं हैं, और नए नए चैलेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि आपको पता है कि नए नए चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज हो गया और डिजिटल डिवाइड हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये सब नए नए चेंजेस आने लगते हैं जो हमें डिफिकल्टी दे रहे हैं। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन आई गेस 6 तक जो है डिस्कस कर लिए, 1 2 3 हमने डिस्कस कर लिए, 4 5 6 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पार्ट 3 में क्वेश्चन 7 8 9 10 डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तब तक के लिए आपको नीचे कमेंट करना है नंबर 3, मैं पोस्ट कर दूंगी वीडियो। ऑल्सो मैं पूरे PDF को नहीं एक्सप्लेन करूंगी, अगर आप लोग कोई PDF चाहिए तो आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम लिंक या इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे से PDF परचेज कर सकते हो। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप ये PDF कर जाओगे तो दैट इज मोर देन इनफ, इससे बाहर नहीं आएगा पेपर। ऑलराइट, अगर आप पहले 10 क्वेश्चन करते हो तो आप इजीली पास हो सकते हो, बट अगर आप पूरा PDF करते हो तो एक अच्छा कंफर्टेबल स्कोर कर पाओगे। ऑलराइट, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।